तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। ये हमारा भुगतान संतुलन का क्लास नंबर 6 होने वाला है, जिसके अंतर्गत आज हम लोग भुगतान संतुलन में होने वाली समस्या के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि बीओपी क्राइसिस। पिछले 5 क्लास में हम लोगों ने जिन महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में पढ़ा है उनको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग जाने थे कि जो आपका भुगतान संतुलन है, इसके अंतर्गत 3 तरह का खाता हम लोग शामिल करते हैं। एक तो है आपका करेंट अकाउंट, दूसरा है आपका कैपिटल अकाउंट और तीसरा है आपका फॉरेक्स रिजर्व यानी कि विदेशी मुद्रा भंडार। और भुगतान संतुलन टॉपिक के अंतर्गत हम लोग 3 तरह के टॉपिक पढ़ते हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग बीओपी क्राइसिस यानी कि भुगतान संतुलन में होने वाली समस्या के बारे में पढ़ते हैं और साथ ही भुगतान संतुलन क्या होता है इसके बारे में पढ़ते हैं। इसके अलावा अगर नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो वो हम लोग एक्सचेंज रेट यानी कि विनिमय दर के बारे में पढ़ते हैं। और थर्ड नंबर जो टॉपिक है आपका वो है कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपी, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो अभी तक के क्लासेस में हम लोगों ने सबसे पहले पहले नंबर क्लास में हम लोग जाने भुगतान संतुलन क्या होता है इसका बेसिक के बारे में जाने। सेकेंड नंबर क्लास में हम लोग बैलेंस शीट के बारे में जाने थे कि बैलेंस शीट क्या होता है, और ओवरऑल देखे थे कि बैलेंस शीट में हम लोग की जो स्थिति है नेगेटिव कहाँ पे है और पॉजिटिव कहाँ है। इसके बाद हम लोग क्लास नंबर 3 में जो है वो हम लोग करेंट अकाउंट के बारे में जाने। करेंट अकाउंट को भी 2 भागों में बांटा जाता है, एक आपका विजिबल करेंट अकाउंट, एक है आपका नॉन विजिबल करेंट अकाउंट। विजिबल करेंट अकाउंट के अंतर्गत हम लोग वस्तुओं के आयात और निर्यात को शामिल करते हैं, जबकि इनविजिबल करेंट अकाउंट के अंतर्गत हम लोग सर्विसेज और प्रेषण यानी कि रेमिटेंस के ट्रांजैक्शन को शामिल करते हैं। वहीं अगर हम लोग जो क्लास नंबर 4 है जिसके अंतर्गत हम लोग पूंजी खाता के बारे में पढ़े यानी कि कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल अकाउंट को भी 2 भागों में बांटा जाता है, एक आपका है सेल्फ मोटिवेटेड कैपिटल का इनफ्लो और आउटफ्लो और दूसरा है मोटिवेटेड कैपिटल का इनफ्लो और आउटफ्लो। ये 2 टॉपिक इसके अंतर्गत हम लोग पढ़े थे। इसके अलावा अगर नेक्स्ट क्लास नंबर 5 की बात करें तो क्लास नंबर 5 में हम लोगों ने एक्सचेंज रेट के बारे में पढ़ा था, जो कि एक्सचेंज रेट भी आपका 4 तरह का होता है, इसके बारे में भी हम लोग पढ़े। इसके अलावा हम लोग कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपी क्या होता है, जिसमें हम लोग डिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन, एप्रिसिएशन ऑफ रुपी, डेप्रिसिएशन ऑफ रुपी, इन सभी टॉपिक के बारे में पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में हम लोग भुगतान संतुलन में होने वाली जो समस्या है यानी कि भुगतान असंतुलन की समस्या बीओपी क्राइसिस, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो आपका भुगतान असंतुलन होता है तो ये समस्या क्यों उत्पन्न होता है इसके बारे में। तो हम लोग भुगतान जो संतुलन है वो बेसिकली 3 अकाउंट होता है, लेकिन हम लोग 2 खाता पे हम लोग ज़्यादा विशेष ध्यान देते हैं। इसमें हम लोग जो आपका फॉरेक्स रिजर्व है यानी कि विदेशी मुद्रा भंडार, इसको हम लोग ज़्यादा शामिल नहीं करते हैं। इसमें हम लोग 2 ही अकाउंट में देखते हैं, एक है आपका चालू खाता यानी कि करेंट अकाउंट और एक है आपका पूंजी खाता यानी कि कैपिटल अकाउंट। तो जो आपका चालू खाता है इसमें कब नेगेटिव और कब पॉजिटिव की स्थिति आती है उसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो अगर हम लोग चालू खाता में अगर नेगेटिव की बात करें तो ये नेगेटिव शुरुआत से लेकर अभी तक यही स्थिति बनी हुई है भारत की, यानी कि 1947 से लेकर वर्तमान 2025 तक भारत में चालू खाता पे नकारात्मक प्रभाव ही पड़ता आया है, नकारात्मक स्थिति ही बनी हुई है। और अगर पॉजिटिव की बात करें तो ये बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए हुआ है। जैसे कि 2020 और 21 में जब लॉकडाउन हुआ था तो लॉकडाउन के कोविड-19 लॉकडाउन के कारण स्टार्टिंग के 2 तिमाही माह में ये जो चालू खाता है ये थोड़ा सा कुछ समय के लिए पॉजिटिव हुआ था। इसके अलावा देखिए तो 2001 से लेकर 2003 के मध्य में जब आर्थिक प्रतिबंध हुआ था तो आर्थिक प्रतिबंध के कारण भी हमारे यहाँ जो चालू खाता था वो आपका पॉजिटिव में हुआ था। पॉजिटिव कहने का मतलब क्या है और नेगेटिव कहने का मतलब क्या है वो समझिए। अगर आपके देश से आयात जो है वो कम हो रहा है और निर्यात ज़्यादा हो रहा है तो ये पॉजिटिव की स्थिति है। वहीं आपके देश में निर्यात कम हो रहा है और आयात ज़्यादा हो रहा है तो आपका ये नेगेटिव स्थिति कहलाता है। तो जो चालू खाता है यानी कि करेंट अकाउंट ये वर्तमान में नेगेटिव है और ये अधिकांश नेगेटिव ही रहता है चालू खाता। ये पॉजिटिव केवल 2 बार हुआ है, एक हम लोग कोविड-19 के कारण देखे हैं और एक बार 2001 से 3 के मध्य में जो है आर्थिक प्रतिबंध के कारण ये पॉजिटिव हुआ था।
वहीं अगर हम लोग पूंजी खाता देखें तो ये ओवरऑल जो है वो 1997 के बाद देखें तो ये अभी तक टिल नाउ तक ये सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव बना हुआ है। तो चालू खाता हम लोग का नेगेटिव है, पॉजिटिव ये 2 बार हुआ है शॉर्ट टर्म के लिए। वहीं अगर हम लोग पूंजी खाता की बात करें तो पूंजी खाता आपका पॉजिटिव बना हुआ है 1997 के बाद। आगे देखिए, पूंजी खाते पर जो सकारात्मक अंतराल जो होता है, देखिए पूंजी खाते पर जो आपका पॉजिटिव जो ये दर्शा रहा है इसको हम लोग कहते हैं सकारात्मक अंतराल, यानी कि पॉजिटिव गैप इन कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो जो आपका कैपिटल अकाउंट है यानी कि पूंजी खाता ये सकारात्मक है, इसलिए इसको हम लोग पॉजिटिव गैप इन कैपिटल अकाउंट कहते हैं। इसके बाद इसमें 2 कॉन्सेप्ट और है, एक है आपका इक्विलिब्रियम इन बीओपी यानी कि भुगतान संतुलन में साम्यावस्था की स्थिति, और एक है आपका डिसइक्विलिब्रियम इन बीओपी यानी कि भुगतान संतुलन में असाम्यावस्था की स्थिति। तो अगर इक्विलिब्रियम देखें यानी कि साम्यावस्था कहने मतलब है बराबर, आपका जो क्रेडिट है वो आपका डेबिट के बराबर हो रहा है, यानी कि टोटल क्रेडिट इज इक्वल टू टोटल डेबिट, यानी कि आपके देश में जितना आयात हो रहा है उतना ही अगर आपके देश में निर्यात भी हो रहा है, तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम इन बीओपी। वहीं अगर जो क्रेडिट है वो कम हो जाए और जो डेबिट है वो ज़्यादा हो जाए, तो ऐसे में ये आपका प्रतिकूल हो जाएगा यानी कि अनुकूल नहीं रहेगा। तो देन ऐसे में इसको हम लोग डिसइक्विलिब्रियम इन बीओपी कहते हैं, यानी कि भुगतान संतुलन में असाम्यावस्था की स्थिति। ठीक है, और क्रेडिट क्या है डेबिट क्या है आपको पिछले क्लासेस में बताया गया है। क्रेडिट कहने का मतलब है कि आपके देश में निर्यात, और जो डेबिट है कहने का मतलब है आपके देश में जो होने वाला मतलब ये आयात है। ठीक है ना, तो अगर आप अपने देश में आयात ज़्यादा कर रहे हैं और निर्यात कम कर रहे हैं तो ये जो कंडीशन बनता है इसको हम लोग बोलते हैं डिसइक्विलिब्रियम इन बीओपी। तो अब ऐसे में क्या है कि देखिए, अगर आपके देश में क्रेडिट कम हो रहा है और डेबिट ज़्यादा हो रहा है यानी कि आयात ज़्यादा और निर्यात कम हो रहा है, देन क्रेडिट को बढ़ाने के लिए आप आईएमएफ से लोन लेंगे, और अगर जब आपको आईएमएफ से लोन लेना पड़ेगा तो यही फिर आपका बीओपी क्राइसिस यानी कि भुगतान जो है वो असंतुलन की स्थिति उत्पन्न होती है। आगे देखिए, अगर टोटल जो क्रेडिट है क्रेडिट ज़्यादा होगा और जो डेबिट से, तो ये अनुकूल है। कहने का मतलब है आप अपने देश से निर्यात ज़्यादा कर रहे हैं और आयात कम कर रहे हैं, तो ये आपका अनुकूल परिस्थिति है। लेकिन अगर आप आयात ज़्यादा करने लगे और निर्यात कम करने लगे तो ये फिर आपका प्रतिकूल स्थिति देखने को मिल जाती है। और ये भी हम लोग जाने, साथ ही साथ जो इक्विलिब्रियम होता है यानी कि साम्यावस्था, और डिसइक्विलिब्रियम यानी कि असाम्यावस्था। अब इसको अगर हम लोग लैंग्वेज के फॉर्म में पढ़े तो कुछ इस कदर होगा, किसी भी देश का कुल देनदारी यानी कि क्रेडिट और कुल देनदारी, अगर डेबिट के लेनदारी, अरे है यहाँ पे देनदारी, तो लेनदारियों को हम लोग क्रेडिट से डिनोट कर रहे हैं और जो देनदारियाँ हैं इसको हम लोग डेबिट से इसको हम लोग डिनोट कर रहे हैं। लेनदारी कहने का मतलब है लेना, ठीक ना, और देनदारी कहने का मतलब है देना। तो लेनदारी अगर हम लोग पैसा ले रहे हैं तो इसको हम लोग बोलेंगे क्रेडिट। अगर दूसरे देशों को सामान बेच रहे हैं तो वो देश बदले में हमको पैसा देगा, तो पैसा उधर से आ रहा है तो इसको बोलेंगे लेनदारियाँ यानी कि क्रेडिट। और वहीं अगर पैसा अगर हम लोग दूसरे देशों से आयात कर रहे हैं वस्तुओं का, तो ऐसे में पैसा हम लोगों को उसको देना पड़ेगा, इसको हम लोग बोलते हैं देनदारियाँ यानी कि डेबिट्स। ठीक है, तो किसी भी देश का कुल देनदारियाँ के बराबर होनी चाहिए, लेकिन ऐसा स्थिति कभी देखने को मिलता नहीं है, बहुत कम ही शॉर्ट टर्म के लिए होता है। तो ऐसी स्थिति को भुगतान संतुलन में साम्यावस्था की स्थिति कहते हैं। कहने का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे क्रेडिट को जो है ये लेनदारियाँ बताया जा रहा है, वहीं डेबिट को जो है वो देनदारियाँ बताया जा रहा है। ठीक है ना, तो अगर जो क्रेडिट है, क्रेडिट कहने का मतलब है आपका लेनदारियाँ, तो अगर लेनदारियाँ अगर देनदारियों के बराबर है, कहने का मतलब जो आपका क्रेडिट है वो डेबिट के बराबर है, तो ऐसे स्थिति को हम लोग भुगतान संतुलन में साम्यावस्था की स्थिति कहते हैं, यानी कि इक्विलिब्रियम इन बीओपी। सेम वही बात ये नीचे वाला कह रहा है। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका, जब किसी देश का कुल लेनदारियाँ कहने का मतलब है क्रेडिट
एवं देनदारियां यानी कि डेबिट्स बराबर नहीं होता है, ठीक है ना। तो इस स्थिति को हम लोग भुगतान संतुलन में असाम्यावस्था की स्थिति कहते हैं। देखिए, जब जो है वो डेबिट, अगर दूसरा देखते हैं, अगर एक चीज़ है, जब अगर ये जो डेबिट है ये बराबर हो जाए क्रेडिट के, तो इसको हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट, यानी कि BOP। इसके अलावा देखिए, कभी ऐसा हो सकता है कि या तो डेबिट ज़्यादा हो जाए क्रेडिट से, या फिर कभी ऐसा हो सकता है कि डेबिट कम हो जाए जो है वो क्रेडिट से, डेबिट जो है वो कम हो जाए क्रेडिट से। तो इस स्थिति को हम लोग भुगतान संतुलन में साम्यावस्था की स्थिति कहते हैं। जबकि ये और ये है, इन दोनों को हम लोग बोलते हैं भुगतान संतुलन में असाम्यावस्था की स्थिति। तो यही सेम यहाँ पे बताया जा रहा है। किंतु जब किसी देश का कुल लेनदारियाँ एवं देनदारियाँ बराबर नहीं होता है तो इसे भुगतान संतुलन में असाम्यावस्था की स्थिति कहा जाता है। पुनः असाम्यावस्था की स्थिति को दो प्रकारों में विभाजित किया जाता है। एक को हम लोग बोलते हैं अनुकूल असाम्यावस्था की स्थिति, यानी कि फेवरेबल डिसइक्विलिब्रियम इन BOP, और दूसरे को बोलते हैं प्रतिकूल असाम्यावस्था की स्थिति, यानी कि अनफेवरेबल डिसइक्विलिब्रियम इन BOP, ठीक है ना। एक तो आपका अनुकूल है और एक आपका प्रतिकूल है, इसमें केवल यही अंतर दर्शाया जा रहा है। अनुकूल में क्या है वो देखिए, जब किसी देश का लेनदारियाँ कहने का मतलब है क्रेडिट, और देनदारियों से अधिक है, देनदारियाँ कहने का मतलब है डेबिट, इससे अधिक है, तो इसको हम लोग अनुकूल असाम्यावस्था या फिर भुगतान अधिशेष की स्थिति कहते हैं। भुगतान अधिशेष की स्थिति कब कहते हैं? देखिए, जब आपके देश में पैसा ज़्यादा आ रहा है और आपके देश से पैसा कम जा रहा है, इसको हम लोग भुगतान जो है वो अधिशेष की स्थिति कहते हैं। देखिए, यहाँ पे क्रेडिट आपका ज़्यादा है, डेबिट आपका कम है, तो इसको हम लोग अनुकूल असाम्यावस्था की स्थिति कहते हैं। और यहाँ पे क्या है वो देखिए, इस वाले में होगा प्रतिकूल में कि आपका क्रेडिट कम हो जाएगा और आपका डेबिट ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। बस सिंपल सा यही लॉजिक है। तो फेवरेबल डिसइक्विलिब्रियम इन BOP में क्या बताया जा रहा है कि जब किसी देश का कुल देनदारियों से अधिक हो तो इसे अनुकूल असाम्यावस्था या फिर भुगतान अधिशेष की स्थिति कहते हैं। वहीं अगर अनफेवरेबल डिसइक्विलिब्रियम इन BOP की बात करें तो इसमें बताया जा रहा है कि जब किसी देश का कुल देनदारियाँ कहने का मतलब है डेबिट्स, कुल लेनदारियों यानी कि क्रेडिट से अधिक हो तो इसे हम लोग प्रतिकूल असाम्यावस्था या फिर भुगतान संतुलन में घाटा की स्थिति कहते हैं। जब ये वाला कंडीशन हो तो इसमें तो कोई दिक्कत की बात नहीं, इसको हम लोग भुगतान अधिशेष की स्थिति कहते हैं। लेकिन आपके देश में क्रेडिट कम हो रहा है और डेबिट ज़्यादा हो रहा है तो यही फिर आपका भुगतान असंतुलन की स्थिति आ जाती है, ठीक है। आगे देखिए, तो इसे प्रतिकूल असाम्यावस्था या फिर भुगतान संतुलन में घाटा की स्थिति कहते हैं। आगे देखो, जिसे पुनः दो प्रकारों में विभाजित किया जाता है। अब जो आपका ये प्रतिकूल असाम्यावस्था की जो स्थिति है इसको फिर दो भागों में डिवाइड किया जाता है। इस वाले पॉइंट को, प्रतिकूल असाम्यावस्था की स्थिति को, यानी कि अनफेवरेबल डिसइक्विलिब्रियम की स्थिति को, इसको दो भागों में विभाजित किया जाता है। एक है आपका नियंत्रित प्रतिकूल असाम्यावस्था की स्थिति। नियंत्रित कहने का मतलब है कंट्रोल, प्रतिकूल यानी कि आपका ये है आपका अनफेवरेबल, तो कंट्रोल अनफेवरेबल आपका डिसइक्विलिब्रियम इन BOP ये है। और दूसरा है आपका अनियंत्रित प्रतिकूल असाम्यावस्था की स्थिति, यानी कि अनकंट्रोल अनफेवरेबल डिसइक्विलिब्रियम इन आपका BOP, ठीक है ना। अब देखिए, अब हम लोग नियंत्रित प्रतिकूल असाम्यावस्था की स्थिति के बारे में पहला पढ़ते हैं। पहला जो प्रकार है ये है आपका, जब चालू खाते के नकारात्मक अंतराल या फिर इसको हम लोग घाटा भी कह सकते हैं, तो घाटे को
पूंजी खाते के स्वचालित विदेशी मुद्रा अंतर प्रवाह से पूरा किया जाता है, तो इसे नियंत्रित प्रतिकूल भुगतान संतुलन कहते हैं। आपको देखिए, जब अगर ये देखिए, इसका कहने का मतलब ये है कि जब हम लोग देखते हैं कि जो आपका करेंट अकाउंट है यानी कि चालू खाता है, इसमें जब कभी भी नेगेटिव आता है, नेगेटिव गैप आता है यानी कि घाटे की स्थिति आती है, तो इसको अगर हम लोग जब कैपिटल अकाउंट में दो तरह का अकाउंट होता है। एक हम लोग कैपिटल अकाउंट में भी पूंजी का दो तरह से प्रवाह होता है। एक आपका स्वचालित विदेशी मुद्रा का अंतर प्रवाह यानी कि स्वचालित यानी कि सेल्फ मोटिवेटेड कैपिटल का इनफ्लो। अगर आप उसको वहाँ पे बैलेंस कर रहे हैं तो इसको हम लोग बोलेंगे नियंत्रित प्रतिकूल असाम्य अवस्था की स्थिति। ठीक है, फिर से समझिए, जब कभी आपका चालू खाता में डिफिसिट होता है या फिर नकारात्मक अंतराल होता है, नेगेटिव गैप होता है, तो उसको पूरा करने के लिए आप कहाँ से पैसा ले रहे हैं? तो जो आपका पूंजी खाता है, पूंजी खाता में जो आपका स्वचालित विदेशी मुद्रा भंडार है, विदेशी मुद्रा भंडार नहीं, विदेशी मुद्रा का जो अंतर प्रवाह है यानी कि सेल्फ मोटिवेटेड जो कैपिटल का इनफ्लो हो रहा है, वहाँ से इसको अगर आप बैलेंस करते हैं तो इसको नियंत्रित प्रतिकूल भुगतान संतुलन कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए, वहीं जब चालू खाते के घाटे को पूरा करने के लिए सरकार के द्वारा पूंजी खाते के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार से अगर लोन लेने की आवश्यकता होती है, तो इसे अनियंत्रित प्रतिकूल भुगतान संतुलन या फिर भुगतान संतुलन की समस्या कहते हैं। अब समझिए, जैसा कि आपको पिछली क्लास में ही बताया गया था कि जो आपका कैपिटल अकाउंट है यानी कि पूंजी खाता, इसके अंतर्गत हम लोग दो तरह के खाते के बारे में पढ़ते हैं या फिर दो तरह के इसका प्रकार है, इसको हम लोग पढ़ते हैं। एक है आपका सेल्फ मोटिवेटेड, ठीक है ना, और एक है आपका मोटिवेटेड। सेल्फ मोटिवेटेड के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि जो विदेशी जो मुद्रा है इसका अंतर प्रवाह हो रहा है यानी कि इनफ्लो हो रहा है, जैसे कि एफडीआई के रूप में, एफआईआई के रूप में, एफपीआई के रूप में, इस तरह से। तो ऐसे में यहाँ पे क्या आ रही है, आपके पास पैसा आ रहा है ना, विदेशी पैसा। और जो आपका मोटिवेटेड जो आपका पूंजी का अंतर प्रवाह या फिर बहिर्प्रवाह है, इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं यहाँ से लोन लिया जाता है, जैसे कि वर्ल्ड बैंक से, आपका आईएमएफ से और आपका आसियान डेवलपमेंट बैंक, इन सभी से लोन लिया जाता है। तो देखिए, इसमें ये जो बताया जा रहा है कि अगर जो आपका कैपिटल अकाउंट है, ठीक है, कैपिटल अकाउंट में अगर आपका डिपॉजिट हो रहा है, घाटा हो रहा है, तो अगर इसको सेल्फ मोटिवेटेड से जो पैसा आ रहा है इससे अगर हम लोग इसको मैनेज कर देते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं नियंत्रित प्रतिकूल असाम्य अवस्था की स्थिति। ठीक है, वहीं जब इससे भी काम नहीं बनता है तब हमको जो कैपिटल अकाउंट में जो घाटा होता है इसको पूरा करने के लिए हम लोग को मोटिवेटेड की तरफ जाना पड़ता है, यानी कि मोटिवेटेड जो कैपिटल का इनफ्लो आउटफ्लो हो रहा है इसके तरफ जाना पड़ता है। और इसको पूरा करने के लिए फिर हम लोगों को आईएमएफ से या फिर वर्ल्ड बैंक से या फिर आसियान डेवलपमेंट बैंक है, ये कुछ भी हो सकता है, या फिर जो विदेशी ऋण है, विदेशी देशों से जो ऋण ले रहे हैं, या फिर अगर दूसरे देशों से हम लोग कोई किसी तरह का लोन वगैरह ले रहे हैं, इसमें हम लोग शामिल करते हैं। तो जो आपका कैपिटल अकाउंट में जो डिफिसिट घाटा हो रहा है इसको पूरा करने के लिए सेल्फ मोटिवेटेड कारगर सिद्ध नहीं होता है। देन हम लोग किसकी तरफ जाते हैं, मोटिवेटेड की तरफ। तो मोटिवेटेड की तरफ जाते हैं तो जो हम लोग आईएमएफ से, वर्ल्ड बैंक से और आसियान डेवलपमेंट बैंक से अगर हम लोग लोन लेते हैं तो यहाँ से जो लोन लिए तो ये फिर आपका भुगतान संतुलन की समस्या उत्पन्न कर देगा। ठीक है ना, और इसी को ही हम लोग बोलते हैं अनियंत्रित प्रतिकूल असाम्य अवस्था की स्थिति, यानी कि अनकंट्रोल अनफेवरेबल डिसइक्विलिब्रियम इन बीओपी। ठीक है, तो आई होप ये वाला पॉइंट जो है वो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, जैसा कि अभी तक हम लोग पढ़े कि जो आपका भुगतान संतुलन है, अगर क्रेडिट अगर डेबिट के बराबर हो तो इसको हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम इन बीओपी। वहीं अगर आपका क्रेडिट जो है ये आपका कम हो और जो डेबिट है ये अगर ज़्यादा होने लगे तो इसको हम लोग बोलते हैं डिसइक्विलिब्रियम इन बीओपी। अब जो डिसइक्विलिब्रियम इन बीओपी है इसको भी दो भागों में बांटा जाता है।
एक में है कि आपका डेबिट ज़्यादा हो जाए क्रेडिट से, और दूसरा है आपका या तो क्रेडिट ज़्यादा हो जाए डेबिट से, ठीक ना। तो अगर क्रेडिट ज़्यादा हो रहा है और डेबिट कम हो रहा है तो इसको हम लोग बोलते हैं भुगतान अधिशेष, ठीक ना, यानी कि प्रतिकूल असाम्यावस्था की स्थिति। वहीं अगर आपका क्रेडिट कम हो जाए और डेबिट ज़्यादा हो जाए तो इसको बोलते हैं, सॉरी, उसको बोलते हैं अनुकूल, और इसको बोलेंगे प्रतिकूल असाम्यावस्था की स्थिति। अब देखिए, जो आपका प्रतिकूल असाम्यावस्था की जो स्थिति है इसको भी दो भागों में बांटा जाता है, ठीक है ना। एक हो गया आपका नियंत्रित प्रतिकूल असाम्यावस्था की स्थिति, और एक हो गया अनियंत्रित प्रतिकूल असाम्यावस्था की स्थिति। तो ये दोनों पॉइंट आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, वो इस तरह है, देखिए इसको दूसरे शब्दों में भी समझाने का प्रयास किया गया है। दूसरे शब्दों में किसी देश की कुल प्राप्तियाँ यानी कि जो टोटल जो रिसिप्ट की बात करें, जिसमें हम लोग चालू खाता और पूंजी खाता दोनों को हम लोग, दोनों से जो होने वाली जो प्राप्तियां हैं इसको हम लोग शामिल करते हैं। तो दूसरे शब्दों में किसी देश की जो कुल प्राप्तियां हैं एक निश्चित समय के अंतर्गत कुल देनदारियों से कम होती है, परिणाम स्वरूप देनदारियों को पूरा करने हेतु सरकार को अंतर्राष्ट्रीय बाजार से उधार लेने की आवश्यकता पड़ती है। तो ऐसे स्थिति को बीओपी क्राइसिस कहते हैं। कहने का मतलब है, अगर किसी देश का जो टोटल जो रिसिप्ट है यानी कि कुल जो प्राप्तियां हैं, इसमें कभी कभी क्या होता है ना कि इसमें एक फिक्स टाइम में, एक निश्चित समय में के अंतर्गत ऐसा होता है कि वहाँ पे जो देनदारियाँ होती है तो देनदारियाँ कम होती है, और कभी कभी जो है वो देनदारियाँ अधिक हो जाती हैं। तो कभी ऐसा स्थिति हो जाता है कि जो देनदारियाँ हैं वो इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि उसको पूरा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय जो बाज़ार है वहाँ से उसको उधार लेने की आवश्यकता पड़ती है। तो ऐसे स्थिति को ही हम लोग भुगतान संतुलन में समस्या कहते हैं, यानी कि बीओपी क्राइसिस कहते हैं। अब देखिए, आरबीआई के जो पूर्व गवर्नर रह चुके हैं जिनका नाम है बिमल जलान, तो बिमल जलान के अनुसार भुगतान संतुलन की समस्या दो बातों पर निर्भर करती है। पहला है चालू खाते पर नकारात्मक अंतराल का आकार, ठीक है ना। अभी बताए थे कि जो आपका करेंट अकाउंट है इसमें जो नकारात्मक अंतराल है यानी कि जो नेगेटिव गैप है इसका आकार ज़्यादा है कि छोटा है। इसके अलावा देखिए, सेकेंड है आपका विदेशी मुद्रा भंडार का आकार। तो आरबीआई का पूर्व गवर्नर जो है बिमल जलान, इसके अनुसार जो भुगतान संतुलन है किसके ऊपर डिपेंड करती है, तो इन दो बातों के ऊपर डिपेंड करती है कि जो आपका करेंट अकाउंट है इसमें जो नेगेटिव गैप है ये इसका आकार कितना है, और दूसरा विदेशी जो मुद्रा भंडार है इसका आकार कितना है, यानी कि फॉरेक्स रिजर्व का आकार कितना है। सिंपल सी बात है, अगर जो आपका चालू खाते पर जो नेगेटिव गैप है अगर ये कम है तो आपका भुगतान संतुलन की समस्या, भुगतान असंतुलन की समस्या नहीं होगी। वहीं जो अगर आपके पास फॉरेक्स रिजर्व ज़्यादा है तो आप अगर भुगतान संतुलन की समस्या थोड़ी बहुत होगी भी तो आप वहाँ से मैनेज कर ले जाओगे ना, सिंपल सी बात है। आगे देखिए, बिमल जलान कमेटी के अनुसार या किसी देश के चालू खाते पर घाटा उस देश की कुल जीडीपी को 1% से अधिक हो तो उस देश का विदेशी मुद्रा भंडार अगले 3 महीने के आयात व्यय के पर्याप्त नहीं हो सकता है। तब ऐसी स्थिति को हम लोग बीओपी क्राइसिस या फिर भुगतान असंतुलन की समस्या कहते हैं। कहने का मतलब है क्या है, देखिए बिमल जलान कमेटी के अनुसार ये बात बोला गया है कि जब किसी देश का जो चालू खाता है, चालू खाता पर अगर जो घाटा हो रहा है उस देश के कुल जीडीपी का अगर 1% से अधिक हो गया तो ऐसे में वो जो है फिर ये भुगतान असंतुलन की समस्या आ रही है। कहने का मतलब है, अगर भारत की जो टोटल जीडीपी जितना भी है, मान के अगर भारत की जो टोटल जीडीपी है इंडिया की प्रेजेंट में मानते हैं $3 ट्रिलियन, तो 3 जो ट्रिलियन डॉलर है इसका अगर 1% चालू खाते पर अगर घाटा हो जाएगा, यानी कि कुल जीडीपी का अगर 1% भी तीन ट्रिलियन डॉलर का अगर 1% देखें तो कहने का मतलब है जितना भी होगा अगर उतना अगर घाटा हो जाए चालू खाता में, ठीक है ना, तो चालू खाता में अगर उतना घाटा हो जाए तो जो आपका जो नेक्स्ट जो आपका फॉरेक्स रिजर्व है वो 3 महीने तक आयात व्यय नहीं कर पाएगा। कहने मतलब अगर कोई चीज़ मंगाते भी है दूसरे देशों से तो फिर आप उसको नहीं पूरा कर पाएंगे। तो कहने मतलब ये 1% से कभी भी ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, ये हमेशा 1% से कम या फिर बहुत कम होना चाहिए, ठीक है ना, टोटल जीडीपी का। तो यही इसमें बताया गया है, ठीक है ना। और इंडिया का अगर जीडीपी देखें तो अभी कितना है, $3 ट्रिलियन। कहने का मतलब है 36 लाख करोड़ है। तो 36 लाख करोड़ है, और 36 लाख करोड़ का अगर हम लोग 1% देखें तो जितना होगा
अगर उतना आपका चालू खाते पर जो है उतना अगर आपका घाटा हो रहा है तो फिर दिक्कत की बात है। ठीक है ना। अब देखिए, जो आपका प्रतिकूल भुगतान संतुलन की बात की है, प्रतिकूल के कहने का मतलब हमेशा प्रतिकूल को भी दो भागों में बांटा जाता है, हम लोग देख चुके हैं। सॉरी, हाँ ठीक है, प्रतिकूल को दो भागों में बांटा जाता है। प्रतिकूल में हम लोग क्या देखे हैं, या तो डेबिट अगर ज़्यादा हो जाए क्रेडिट से, या फिर क्रेडिट ज़्यादा हो जाए डेबिट से। तो अगर क्रेडिट ज़्यादा हो रहा है इसको हम लोग भुगतान अधिशेष कहते हैं, और डेबिट ज़्यादा हो रहा है जिसको हम लोग भुगतान अधिशेष नहीं बल्कि इसको प्रतिकूल भुगतान कहते हैं। यानी कि इसमें प्रॉब्लम हो रहा है, ये अनुकूल नहीं है बल्कि ये प्रतिकूल है। ठीक है। अब देखिए, प्रतिकूल भुगतान संतुलन के कारण क्या क्या हो सकते हैं। तो इसके कारण तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन हम लोग मुख्य मुख्य कारण की बात करेंगे। पहला कारण जैसे कि एक है आपका आर्थिक कारण, ये हो सकता है, बहुत बृहत स्तर पे है आर्थिक कारण। दूसरा है आपका राजनीतिक कारण, और तीसरा है आपका सामाजिक कारण। तो ये तीन कारण हो सकते हैं। ठीक है ना। तो भुगतान जो प्रतिकूल भुगतान संतुलन है, यानी कि जो बीओपी क्राइसिस हो रहा है, तो इसके तीन कारण हो सकते हैं। एक आपका आर्थिक कारण, एक है राजनीतिक कारण, और एक आपका सामाजिक कारण। तो आज की क्लास में हम लोग जो है वो आर्थिक कारण और राजनीतिक कारण और सामाजिक कारण को पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना। तो अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़े हैं वो हम लोग देख चुके हैं। अगर आर्थिक कारण की बात करें तो ये सब देखेंगे, राजनीतिक कारण में इतना पढ़ना है, सामाजिक कारण में भी हम लोग ये सब पढ़ेंगे। थोड़ा सा रुकिएगा, ये थोड़ा बड़ा टॉपिक हो जा रहा है, इसको हम लोग ना नेक्स्ट क्लास में ही देखेंगे, इसको अभी के क्लास में हम लोग नहीं करते हैं। आप अभी केवल इतना जान लीजिए, ठीक है। ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, क्लास नंबर 7th में देखेंगे। आप अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़े हैं एक बार उसको हम लोग देखते हैं। कि जैसा हम लोगों को पता है कि जो भुगतान असंतुलन की जो समस्या हो रही है, यानी कि बीओपी क्राइसिस, इसमें हम लोग दो खाता के बारे में पढ़ते हैं, एक आपका चालू खाता और एक आपका पूंजी खाता। ठीक है ना। इन दोनों के बारे में पढ़ते हैं। चालू खाता में हमेशा नेगेटिव स्थिति ही रहा है, पॉजिटिव केवल शॉर्ट टर्म के लिए हुआ है। पूंजी खाता पे हमेशा पॉजिटिव ही रहा है। ठीक है, ये हम लोग देख चुके हैं। इक्विलिब्रियम इन बीओपी क्या होता है ये जाने, डिसइक्विलिब्रियम इन बीओपी क्या होता है वो भी हम लोग जाने। जो आपका डिसइक्विलिब्रियम इन बीओपी है, इसको भी दो भागों में बांटा जाता है। एक है आपका प्रतिकूल असाम्यावस्था की स्थिति, एक है आपका अनुकूल असाम्यावस्था की स्थिति। इसके बाद हम लोग जाने कि जो आपका प्रतिकूल असाम्यावस्था की स्थिति है, यानी कि अनफेवरेबल डिसइक्विलिब्रियम की जो स्थिति है, इसको भी हम लोग दो भागों में बांटते हैं। एक है आपका नियंत्रित प्रतिकूल असाम्यावस्था की स्थिति, एक है आपका अनियंत्रित प्रतिकूल असाम्यावस्था की स्थिति। ये क्या है ये हम लोग जाने। इसके बाद हम लोग जाने कि अगर आरबीआई का जो एक पूर्व गवर्नर रह चुके हैं बिमल जलान, इनके अनुसार भुगतान संतुलन की जो समस्या है वो किन किन बातों पर निर्भर करती है। तो ये दो बात जो था वो हम लोग जाने। इसके अलावा जो बिमल जलान की जो कमेटी आई थी वो बोलती है कि अगर किसी भी देश का जो अगर टोटल जीडीपी जितना है, अगर टोटल जीडीपी का अगर 1% अगर चालू खाते पे घाटा हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में जो आपका फॉरेस्ट रिजर्व है वो अगले मतलब जो है वो 3 महीने का जो आयात का जो व्यय है वो पूरा करने में वो सक्षम नहीं हो पाएगा। और ऐसी स्थिति को हम लोग बीओपी क्राइसिस यानी कि भुगतान असंतुलन की समस्या कहते हैं। साथ ही हम लोग जाने कि इंडिया का जो वर्तमान जीडीपी है वो है $3 ट्रिलियन, यानी कि 36 लाख करोड़, ये हम लोग जाने। इसके अलावा हम लोग जाने जो प्रतिकूल भुगतान जो संतुलन है, इसका 3 प्रमुख कारण हो सकता है। एक है आर्थिक कारण, एक है राजनीतिक कारण, और एक है आपका सामाजिक कारण। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये जो कारण है कारण के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद फिर हम लोग आगे क्लासेस करेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।